हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखें, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, ये हमारे पास क्लास सेकंड रहने वाला है, ठीक है। इससे पहले हमने एक क्लास लाया था जिसमें हमने यहाँ पे 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे इंडियन इकोनॉमी पे बेस्ड। ओके, आज ये हमारे पास पार्ट सेकंड रहेगा और इसमें भी हमारे पास 50 एमसीक्यूज रहेंगे। इसी तरह से हम 50 एमसीक्यूज करके ये पूरी जो सीरीज है 500 एमसीक्यूज की, ये हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये आपके जेकेएसएसबी पटवारी जो कि कल एग्जाम होने को है, और हमारे पास यहाँ पे जेकेपी कंस्टेबल की बात करें, आने वाले एग्जाम में एनटी की बात करें, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जेकेपीएसआई की, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। चलिए जी, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने 51। देखिए, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए, 51 क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट वर द रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। आपसे पूछा गया है कि रीजंस क्या थे। क्या पूछा गया कि क्या रीजंस थे हमारे पास इंट्रोड्यूस करने के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 1991 में। ऑप्शन आपके सामने है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए है द गुल्फ वार, ऑप्शन बी है द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और ऑप्शन सी है इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ये आपने याद रखना है। देखें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं मेरी प्यारे दोस्तों, तो अगर हाँ आपसे एग्जामिनर पूछ ले इनका मीनिंग क्या होता है, सिंपल वे में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू द फंडामेंटल चेंज दैट वर लॉन्च्ड इन 1991। ये कब लॉन्च किए गए थे? 1991 में। क्यों किए गए थे? विद द प्लान ऑफ लिबरलाइजिंग करना इकोनॉमी को एंड फॉर क्विकनिंग करना इट्स रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। तो ये हमारे पास लाए गए थे और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1991 में इनको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। किसके लिए? इन ऑर्डर टू रीबिल्ड करना इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या रीजन थे? पोर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। एडवर्स बीओपी आर इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स। बीओपी का फुल एब्रीविएशन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ऑप्शन सी है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, और फिर हमारे पास ह्यूज डेप्ट ऑन गवर्नमेंट, के हमारे पास जो ह्यूज डेट था गवर्नमेंट पे ऊपर, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से, और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ये सारे के सारे जो है ये हमारे पास मेन रीजन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के। अब यहाँ पे ये लाने का मकसद, ये स्लाइड ये है, कई बार एग्जामिनर आपको पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, या रीजन इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 52। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 जेकेएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएं जरा। टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 द इंडियन रूपी वाज डैश अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। आपको पूछा गया है यहाँ पे कि हमारे पास कि सॉल्व करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को 1991 में इंडियन रूपी को क्या किया गया था अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। ऑप्शन ए है एप्रिशिएटेड, ऑप्शन बी है डेप्रिशिएटेड, ऑप्शन सी है रीवैल्यूड, और ऑप्शन डी है डीवैल्यूड। आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखें, हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे चीज़ों को, क्योंकि आपका एग्जाम सर पे और हमने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज ही चलाई है, और ये आपके लिए रिवीजन सीरीज है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ओके, डी वैल्यू, ठीक है। टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 द इंडियन रूपी वाज डी वैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। ओके, ठीक है जी। चलिए बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की। अगर हम बात करते हैं 1991 में इंडिया की, तो इंडिया फेस्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 ड्यू टू ह्यूज मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास क्या था, इंडिया है जो इंडिया ने फेस किया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बीओपी क्राइसिस की, इज आल्सो कॉल्ड करेंसी क्राइसिस भी इसे कहा जाता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं इट अकर्स व्हेन अ नेशन इज अनेबल, ये कब अकर करता है? जब एक नेशन जो होता है वो इज अनेबल टू पे, वो इस काबिल नहीं हो सकता कि वो पे कर पाए फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स को और सर्विसेज को, इट्स एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स के लिए। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात हो रही थी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने,
यहाँ पे 53। चलिए बताएं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पार्शली इंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज। ऑप्शन आपके सामने है ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन बी है लिबरलाइजेशन, ऑप्शन सी है प्राइवेटाइजेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। आपको बताना है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पार्शली इंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेटाइजेशन। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रांसफर किया जाता है ओनरशिप को, मैनेजमेंट को एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पार्शली या इंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर, उसे हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसेंशियल फीचर है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, वो कौन कौन से हैं। एक तो लिबरलाइजेशन है, दूसरा हमारे पास प्राइवेटाइजेशन है और तीसरा हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, और इन्हें आप कॉमनली किस नाम से जानते हैं, LPG के नाम से जानते हैं। L से हमारे पास लिबरलाइजेशन, P से हमारे पास प्राइवेटाइजेशन और G से हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे थोड़े से की पॉइंट आपको याद रखने हैं जो इसके बारे में क्या क्या की पॉइंट्स है। डेफिनेशन क्या कहती है, फंडामेंटल चेंज लॉन्च इन 1991 टू लिबरलाइज द इकोनॉमी एंड एक्सेलरेट ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी को क्या किया जाए, लिबरलाइज किया जाए और एक्सेलरेट किया जाए ग्रोथ को। ठीक है, और इनिशिएटर की बात करें तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, 1991 में हमारे पास नरसिम्हा जो राव गवर्नमेंट थी, इसने स्टार्ट किया इनको। और अगर हम बात करते हैं पर्पज़ क्या था, रीबिल्ड करना इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, शॉर्ट वे में आप ये चीज़ें याद रखेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो क्या थे, इंक्रीज करना प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। ओके, और पॉलिसी चेंजेस की बात करें तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर था और इंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। और अगर हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड था। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक सेकंड। और की फीचर्स इसमें मैंने आपको बता दिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप LPG के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अल्टरनेट पर्सपेक्टिव की बात करें तो डीरेगुलेशन और रिडक्शन इन गवर्नमेंट साइज टू एड्रेस करना किसको, मार्केट जो हमारे पास इनएफिशिएंसीज रेदर देन क्रिएटिंग न्यू रेगुलेशंस। तो ये आप याद रख लेना थोड़ा सा। और उसके बाद नीड क्या पड़ी हमें, नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सॉरी, तो पोर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे कि मैंने शुरू में बताया, और राइज इन फिजिकल डेफिसिट और इन्फ्लेशन और इम्पैक्ट ऑफ द गल्फ वार, ये इसके मेन रीजंस थे जिसकी वजह से हमें इनकी नीड पड़ी। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज मीन्ड बाय डंपिंग। आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स के अंदर डंपिंग क्या होता है। ये भी JKSSB ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बताएं, फाइनेंस अकाउंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना है डंपिंग क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन ए, व्हेन ए कंपनी एक्सपोर्ट्स ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस हायर देन इट्स नॉर्मल प्राइस इन द होम मार्केट। ऑप्शन बी दिया गया आपसे कि व्हेन ए कंपनी एक्सपोर्ट्स ए प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री एट ए प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल प्राइस इन द होम मार्केट। ऑप्शन सी दिया गया व्हेन ए कंपनी स्टॉप्स एक्सपोर्टिंग ए प्रोडक्ट और अवॉइड इंटरनेशनल कंपटीशन। और ऑप्शन डी दिया गया व्हेन ए कंपनी रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट टू रेज इन डोमेस्टिक प्राइसेस। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हमारे पास पूछा गया है डंपिंग के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि डंपिंग क्या होता है। डंपिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ए कंपनी एक्सपोर्टिंग ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस लोअर देन द प्राइस इट चेंज इन इट्स होम मार्केट। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये टर्म पूछी जाती है कि डंपिंग क्या होता है। एक ऐसी प्रैक्टिस एक कंपनी जो होती है एक्सपोर्टिंग ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस लोअर देन द प्राइस इट चार्ज इट इन इट्स होम मार्केट। ठीक है, और दिस इज ऑवन डन टू गेन मार्केट शेयर इन द फॉरेन मार्केट बाय अंडर कटिंग लोकल प्राइसेस आर टू ऑफलोड एक्सेस प्रोडक्शन। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। डंपिंग टर्म पूछी जाती है तो ये आप याद रख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो था ये हमारे पास करेक्ट आंसर था कि जब क्या होता है, व्हेन ए कंपनी एक्सपोर्ट्स ए प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल प्राइस इन द होम मार्केट। ओके, तो ये हमारे पास डंपिंग की डेफिनेशन है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Question number 55. Who works as RBI agent at places where it has no office of its own? यहाँ पे कौन काम करता है एजेंट के तौर पे, ठीक है, जहाँ पे इसका कोई ऑफिस ही नहीं होता। वेयर इट हैज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन, आरबीआई की बात हो रही है, इसकी जगह एजेंट का काम कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये वर्क्स करता है एज आरबीआई एजेंट एट प्लेसेस वेयर इट हैज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की बात हो रही है वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन डैश अप्रैल 1 1935, जुलाई 12 1982, मई 26 2006, सितंबर 30 2005। आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑन अप्रैल 1। कब? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ दिस कंट्री वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल बैंक होता है और ये कब? अप्रैल 1 1935 में ये एस्टेब्लिश्ड किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एस्टेब्लिश तो 1935 में हुआ था और किसके थ्रू हुआ था? अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। और याद रखना है हमारे पास नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये आपने याद रखना है कि इसका जो हमारे पास पहले तो ये कलकत्ता में था और बाद में ये मूव परमानेंटली हो गया मुंबई में 1935। इसकी जो ऑफिस की बात कर रहे हैं हम, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ जो है इंडिया आरबीआई जो है ये नेशनलाइज्ड हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इतना आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपोंडेड द अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ऑप्शन आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसने प्रोपोंडेड की है अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ऑप्शन आपके सामने है रिकार्डो, ओके, फिर आपके सामने है मार्शल, और फिर आपके सामने है हैक्शर एंड ओहलिन, और फिर आपके सामने है हेबेलर। आपको बताना है हु प्रोपोंडेड द अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपने याद रखना है जो हमारे पास हेबेलर हैं इन्होंने प्रोपोंडेड की थी अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 ऑन विच कमीशन रिकमेंडेशंस, कि कौन से कमीशन की रिकमेंडेशंस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश्ड किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है चैम्बरलेन कमीशन, ऑप्शन बी है हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन सी है कीन्स कमीशन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हिल्टन यंग कमीशन। ओके, याद रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। और हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एस्टेब्लिश्ड किया गया था। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है हिल्टन यंग कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि कॉइन्स को कौन मिंट करता है। कॉइन्स के बारे में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। कॉइन्स के बारे में, इंडिया में कॉइन्स को कौन मिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हु मिंट्स द कॉइन इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये हमारे पास मिंट्स करती है जो हमारे पास कॉइन्स हैं इंडिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। आपसे बताना है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो इंडियन ओरिजिन से हो वो कौन था। यहाँ पे है ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन बी है राजा गोपालचारी, ऑप्शन सी है एल के झा, और ऑप्शन डी है सीडी देशमुख। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीडी देशमुख। ठीक है, ये हमारे पास जो आरबीआई के गवर्नर थे फर्स्ट थे इंडियन ओरिजिन से, ये आपको याद रखना है। लेकिन पहले हमारे पास गवर्नर कौन थे? ये हमारे पास ऑसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन इंडियन ओरिजिन की अगर बात होगी तो फिर हमारे पास सीडी देशमुख है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और आपको ना एक चीज़ पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे पास आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं ये हमारे पास आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं 1982 से लेकर 1985 के बीच में। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। आरबीआई के फंक्शन पूछ लेता है। आरबीआई के फंक्शंस बहुत सारे हैं। करेंसी को प्रिंट करना, ये याद रखना, करेंसी को प्रिंट करने का काम इसका है, करेंसी सर्कुलेशन का। ठीक है, बैंकर्स का बैंक है। ओके, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ओके, ये कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स है, मेंटेन रखता है प्राइस स्टेबिलिटी को। तो इस तरह की चीज़ें आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अच्छा आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारे पास 2000 का नोट होता है ये से प्रिंट तो आरबीआई करता है, लेकिन साइन इस पर किसका होता है? गवर्नर का होता है। ठीक है, और RS 1 रुपये का जो नोट होता है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रिंट करती है और साइन किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। RS जो वन रुपये होता है। ठीक है, RS जो 1 रुपये का नोट होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। और ये आपने याद रखना है जो ऑल कॉइन्स होते हैं,
जो ऑल कॉइन हैं, जितने मैं बात कर रहा हूँ ऑल कॉइन्स के बारे में, ये प्रिंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस पर कोई भी साइन नहीं होता। इतनी बातें आपने याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इजी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता, अहमदाबाद? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मुंबई, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे पास मुंबई में है। ओके, मुंबई ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बता दिए थे। 1934 में ब्रिटिश इनेक्टेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, ये लाइन आप याद रखना। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, इन कलकत्ता। इतना आप याद रख लेना। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई, ये पॉइंट याद रख लेना। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड, ये पॉइंट याद रख लेना। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज प्रीवियसली हेल्ड बाय प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। ओके, फिर आरबीआई गवर्नर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेड ऑफ द बोर्ड जो होते हैं हमारे पास, इसमें 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, और 4 डायरेक्टर्स जो होते हैं रिप्रेजेंटिंग करते हैं लोकल बोर्ड से। तो ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया है, द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स इज, ये कौन सा टैक्स होता है? स्टैंप टैक्स होता है, या फिर हमारे पास एक्साइज ड्यूटी होता है, इनकम टैक्स होता है, या गिफ्ट टैक्स होता है? आपसे पूछा गया द टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या होता है ये? तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टैंप ड्यूटी। ओके, स्टैंप ड्यूटी की बात करें अगर प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो इंपोज किया जाता है ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनरशिप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और इट इज पेएबल अंडर सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 है ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 का, ठीक है, यह पॉइंट याद रख लेना। और जो ड्यूरेशन है स्टैंप ड्यूटी का एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द होस्ट प्रॉपर्टी। इतने पॉइंट आप याद रख लेना, ताकि मुझे आप दोबारा से इसको रिपीट करने की नीड ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए। विच मॉडल ऑफ जीएसटी हैज बीन चूजन बाय इंडिया? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा मॉडल जो है जीएसटी का इंडिया ने चूज किया है। जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूएसए, कनाडा, यूके, चाइना। आपको बताना है विच मॉडल ऑफ जीएसटी हैज बीन चूजन बाय इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इंडिया हैज चूजन द कैनेडियन मॉडल ऑफ डबल जीएसटी, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए ठीक है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने याद रखना है इंडिया हैज चूजन द कैनेडियन मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने स्क्रीन पे, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? जेकेएसएसबी ने यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1 जनवरी 2017, या फिर 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अक्टूबर 2017? आपको पूछा गया है व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017? क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1 जुलाई 2017। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और जीएसटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017। इट रिप्लेस्ड ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इन इंडिया। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रख लेना कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है अंडर जीएसटी आर कैटेगराइज्ड इनटू टैक्स स्लैब। ये हमारे पास किस में कैटेगराइज किया गया होता है? टैक्स स्लैब में। और वो क्या क्या है हमारे पास? जो टैक्स स्लैब है वो है 5%, फिर हमारे पास 12%, फिर हमारे पास 18% एंड 28%। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अगर यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा मैं आपको टैक्स के बारे में बता दूं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्स, जो टैक्स होते हैं ना हमारे पास, इसमें आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में। अगर मैं बेसिक्स थोड़ा सा बता दूं, जेकेपी कांस्टेबल वालों, जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द एंटिटी इम्पोजिंग इट, ठीक है। और एग्जांपल इसकी बात करें, इनकम टैक्स आ जाता है, रियल प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स आता है, टैक्सेस ऑन एसेट्स आता है। और ये पेड जो होता है ना इंडिविजुअल्स के थ्रू या फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डायरेक्टली होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये पेड क्या होते हैं? बाय इंडिविजुअल्स अगर हम बात करें, या
या फिर ऑर्गेनाइजेशंस की, डायरेक्टली हो जाते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये जो होता है ये पास्ट होता है ऑन टू द एन अदर इंडिविजुअल और एंटिटी, ओके। और ये जो हम आता है हमारे पास जो ये होता है ना, ये लेविड होता है ऑन ए मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के ऊपर, ठीक है। और टैक्स कॉस्ट जो होती है वो ट्रांसफर्ड की जाती है टू द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड सेल्स टैक्स की बात करें, इंटरटेनमेंट टैक्स की बात करें, एक्साइज ड्यूटी की बात करें, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता देता हूँ, टैक्सेस पे ना क्वेश्चन एक बन जाता है, आपको पता होना चाहिए टैक्सेस दैट वी हैव टू पे। कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, मैंने आपको बताया एक्साइज ड्यूटी होता है। देखें यहाँ पे बोर नहीं होना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊँगा। एक्साइज ड्यूटी होता है, ठीक है जी, होता है। अब ये जो टैक्स होता है ना, ये क्या होता है, इट इज़ पेएबल ऑन गुड्स। ये किस पे पेएबल होता है, गुड्स पे, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, प्रोड्यूस्ड और जो मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करें, हमारे पास होता है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, एक होता है कस्टम ड्यूटी। अच्छा, ये कस्टम ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी इट इज पेएबल ऑन गुड्स जो इंपोर्टेड होती हैं फ्रॉम अब्रॉड। कहां से, जो अब्रॉड से हमारे पास इंपोर्टेड होती हैं उन पे ये लगता है, ठीक है, इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, ओके। ये आप याद रख सकते हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। फिर हमारे पास सेल टैक्स क्या होता है, ये जो हमारे पास सेल टैक्स होता है ना, सेल टैक्स की बात करें, इट इज पेएबल ऑन इंटर स्टेट सेल्स, ठीक है, इंटर स्टेट सेल्स, ठीक है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। सेल्स बिटवीन यानी कि दो स्टेट के बीच में अगर कोई सेल्स हो रही है उसके ऊपर ये पेएबल होता है, ठीक है। सेल टैक्स की बात कर रहा हूँ। एक और आपने सुना होगा ऑक्ट्रॉय, ठीक है, OCT, ऑक्ट्रॉय की बात करें अगर हम, तो ये जो ऑक्ट्रॉय होता है ना, अगर हम इसकी बात करें, ये पेएबल होता है ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। ये भी वन स्टेट से दूसरी स्टेट में ही होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास सर्विस टैक्स होता है, सर्विस टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज पेएबल ऑन सर्विसेज अवेल्ड बाय ए कंज्यूमर, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है कि सब्सिडीज़ क्या होती हैं। सब्सिडीज़, अगर हम सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो ये हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। क्या होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, जो प्रोवाइड कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू एन इंटरप्राइज ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टन कमोडिटी, ठीक है। किसके लिए होती है, फॉर सेलिंग करने के लिए गुड्स को एट ए प्राइस जो फिक्स्ड की होती है, किसने, गवर्नमेंट ने, और विच इज जनरली बिलो द मार्केट प्राइस से जो बिलो होती है। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ओके। चलिए, और ये भी याद रख लेना कि जो सब्सिडीज होती हैं ये रिड्यूस करती हैं फैक्टर प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन, ओके। इतना आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन टैक्सेशन। ऑप्शन है, ए टैक्स लेविड ऑन गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल पेड बाय प्रोड्यूसर ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ओके। ऑप्शन बी है, ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स कमिंग इनटू द कंट्री। ऑप्शन सी है, ए डायरेक्ट टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स इनकम। ऑप्शन डी है, ए टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेसेस। तो बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है, ए टैक्स लेविड ऑन गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल पेड बाय प्रोड्यूसर ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारे पास ये वाला टैक्स होता है, किसकी बात कर रहे थे हम, एक्साइज ड्यूटी की, कि ये पेएबल होता है गुड्स पे जो प्रोड्यूस होती हैं या फिर मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFFWP लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2004। 2004 में हमारे पास जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लाया गया था, इसका प्राइमरी गोल क्या था, टू इन्हांस फूड सिक्योरिटी इन अर्बन सेंटर्स, टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमारे पास पूछा गया है, टू ऑफर एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स टू अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट, या फिर ऑप्शन डी है, टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड करना वेज एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव करना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। SSC CGL की बात करें, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे MTS की, JKSSB की, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना गवर्नमेंट के, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पोर्शन से, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, और आपको एक आइडिया और एक रेफरेंस देना होता है कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 67, which book published in 1901 by Dadabhai Naoroji or argued that British economic policies drained wealth from India to support Britain industries। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि विच बुक, कौन सी बुक पब्लिश की गई 1901 में बाय दादा भाई नेहरू जी के थ्रू, आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्रेन्ड वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू सपोर्ट ब्रिटेन्स इंडस्ट्रीज। ऑप्शन आपके सामने, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन इकोनॉमी एंड द ब्रिटिश राज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो हमारे पास पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, ये बुक पब्लिश की गई थी 1901 में, 1901 में बाय दादा भाई नेहरू जी, आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्रेन्ड वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू सपोर्ट ब्रिटेन्स इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पॉवर्टी लाइन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से ना कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है पॉवर्टी लाइन को। ऑप्शन ए मेजर ऑफ द एवरेज इनकम इन स्पेसिफिक रीजन, ऑप्शन बी ए थ्रेशोल्ड यूज्ड टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज, और ऑप्शन सी है द हाईएस्ट इनकम लेवल एट विच वन क्वालिफाइज फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और ऑप्शन डी है द मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू कवर एसेंशियल नीड्स सच एज फूड एंड शेल्टर। आपको बताना है बेस्ट डिस्क्राइब इनमें पॉवर्टी लाइन को कौन सी स्टेटमेंट करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, द मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू कवर एसेंशियल नीड्स सच एज फूड एंड शेल्टर। ये हमारे पास बेस्ट डिस्क्राइब करती है पॉवर्टी लाइन को, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, द थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस वाज प्रोपोंडेड बाय, कि जो हमारे पास थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है, ये किसने प्रोपोंडेड की गई थी, किसने की थी। तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं जरा। वाज प्रोपोंडेड बाय ए मार्शल, ऑप्शन बी है आपके सामने पी एफ ड्रैकर, ऑप्शन सी है पॉल सैमुअलसन, और ऑप्शन डी है आर हिकी। आपको बताना है द थ्योरी ऑफ रिवील्ड यहाँ पे प्रेफरेंस वाज प्रोपोंडेड बाय। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है, जो हमारे पास रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, ये इनिशिएटेड की गई थी सैमुअलसन के थ्रू 1938 से लेकर 1948 के बीच में। ये प्रोवाइड्स करती है एक स्ट्रक्चरल अप्रोच टू एनालाइज डिमांड बिहेवियर। तो आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है। थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस वाज प्रोपोंडेड बाय, ऑप्शन नंबर सी है पॉल सैमुअलसन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। और ये भी याद रखना है कि इट्स मेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज दैट ए कंज्यूमर ऑब्जर्व्ड चॉइसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हर अंडरलाइंग प्रेफरेंसेस। ओके, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 70, वाई वाज द तेंदुलकर कमेटी एस्टेब्लिश आफ्टर द मार्च 2009 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, टू रिवाइज द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी है टू डेवलप ए न्यू methodology for estimating poverty due to criticism of low poverty estimates by the planning commission, option C है to assess the impact of foreign investment on the economy, और ऑप्शन डी है to evaluate the effectiveness of social welfare programs। चलिए बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप ए न्यू मेथोडोलॉजी ओके फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी ड्यू टू क्रिटिसिज्म ऑफ लो पॉवर्टी एस्टिमेट्स बाय प्लानिंग कमीशन। तो आप याद रख लेना, ये हमारे पास डेवलप की गई थी किस लिए, एक जो नया मेथड है न्यू मेथोडोलॉजी के लिए, एस्टिमेट करने के लिए पॉवर्टी को ड्यू टू क्रिटिसिज्म ऑफ लो पॉवर्टी एस्टिमेट्स बाय द प्लानिंग कमीशन। तो आप याद रख लेना तेंदुलकर कमेटी के बारे में, ये इसीलिए एस्टेब्लिश की गई थी मार्च 2009 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 स्क्रीन पे आपके सामने, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है ए सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स आर नॉट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर टू मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन ए वे दैट इज नॉट प्रोडक्टिव और एफिशिएंट, ऑप्शन सी है ए सिनेरियो वेयर एम्प्लॉयज वर्क fewer hours than required, और फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ए मिसमैच ऑफ स्किल्स एंड जॉब रिक्रूटमेंट। चलिए बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जॉब रिक्वायरमेंट सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ओके, ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर टू मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन ए वे दैट इज नॉट प्रोडक्टिव और एफिशिएंट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में था, ठीक है, ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर टू मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन ए वे दैट इज नॉट प्रोडक्टिव और एफिशिएंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड एंड व्हाट वर इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से साल कौन से प्लान में हमारे पास जवाहर रोजगार योजना जो है लॉन्च की गई थी और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या
था? ऑप्शन ए है 5th 5 ईयर प्लान टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्बन एरियाज, और ऑप्शन बी है 6th 5 ईयर प्लान और यहाँ पे पूछा गया है टू इन्हांस एजुकेशन फैसिलिटीज़, ऑप्शन सी है 7th 5 ईयर प्लान टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है 8th 5 ईयर प्लान टू फोकस ऑन हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या था? हमारे पास जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी इसके दौरान, और इसका यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज एंड इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो याद रखते हैं ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एमजी नरेगा। आपसे पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या है एमजी नरेगा की। ऑप्शन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्ट, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन गारंटी एक्ट, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। ऑप्शन आपके सामने थे, आंसर इसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है ये फुल फॉर्म है एमजी नरेगा की। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सितंबर 25, 2014। ये सितंबर 25, 2014 को हमारे पास लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, और टू मेक इंडिया ए हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड इनोवेशन। आपको बताना है कौन सा ये प्रोग्राम था। डिजिटल इंडिया था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मेक इन इंडिया। ओके, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सितंबर 25, 2014 टू मेक इंडिया ए हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड इनोवेशन। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है व्हेन वाज द पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च, कि जो हमारे पास स्वनिधि स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 जून 2020, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर 2020। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 को हमारे पास पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई थी। और पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। ओके, लॉन्च ऑन 1 जून 2020 और इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और एम इसका क्या था? टू प्रोवाइड करना हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है अंडर विच प्रोग्राम द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम फॉल अंडर, कि जो हमारे पास नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है ये किसके अंडर फॉल करती है, किस प्रोग्राम के अंदर? ऑप्शन है नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, और ऑप्शन नंबर डी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ओके, अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम फॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। हु रेगुलेट्स, यहाँ पे पूछा गया है द नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस को कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन आपके सामने है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ऑप्शन नंबर बी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, फिर ऑप्शन नंबर सी है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, ऑप्शन है PFRDA, ऑप्शन नंबर डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। 2022 में ये क्वेश्चन और 23 में भी पूछा गया है SSC CGL में। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, PFRDA इज द करेक्ट आंसर। ये रेगुलेट करता है नेशनल पेंशन सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पहल स्कीम। पहल स्कीम का प्राइमरी पर्पज क्या है? टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ LPG, टू प्रोवाइड डायरेक्ट सब्सिडीज टू LPG कंज्यूमर्स अकाउंट्स, या फिर टू डिस्ट्रीब्यूट LPG सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, टू एलिमिनेट ऑल LPG सब्सिडीज। तो आपको बताना है प्राइमरी पर्पज ऑफ पहल स्कीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड डायरेक्ट सब्सिडीज टू LPG कंज्यूमर्स अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी पर्पज किसका? पहल स्कीम का। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ड्राइव? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, पर्पज़ क्या है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ड्राइव? टू प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल टू फार्मर्स, टू डिस्ट्रीब्यूट क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स फॉर द अपकमिंग खरीफ सीजन, टू ऑफर फ्री सीड्स टू फार्मर, या फिर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर वर्कशॉप्स फॉर फार्मर्स। आपको बताना है पर्पज़ क्या है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ड्राइव का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू डिस्ट्रीब्यूट क्रॉप
इंश्योरेंस टू फार्मर्स फॉर द अपकमिंग खरीफ सीजन। ओके, याद रख लेना, ये पर्पज़ है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ड्राइव का। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है, विच सिटी इन गुजरात इज नोन एज गिफ्ट सिटी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो मैंने यहाँ पे लाया है, कौन सा सिटी जो है गुजरात में गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है? सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, गिफ्ट सिटी की बात करें, एम्स टू डिराइव इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, और अगर हम बात करते हैं, इट इज़ डिजाइंड एज ए यूनिफाइड हब फॉर लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी फिर्म्स। ओके, और गोल क्या है? इज टू एलिवेट इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप। तो आप याद रख लेना, हमारे पास गिफ्ट सिटी के बारे में अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज सपोर्टेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। चलिए बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 30.5%, 42.3%, 50.0%, 55.7%। आपको परसेंटेज पूछी गई है इंडियाज पॉपुलेशन की जो सपोर्टेड की जाती है बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 42.3%। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, says that the Indian agriculture sector provides livelihood support to about 42.3% of the population and has a share of 18.2% in the country's GDP at current prices. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द येलो रिवोल्यूशन। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है येलो रिवोल्यूशन को। ऑप्शन ए है, ए कंपेरिजन एम्ड एट इंक्रीजिंग व्हीट प्रोडक्शन, एन इनिशिएटिव टू इनहांस oil seed production, a movement to boost rice cultivation, a program for expanding tea plantation। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एन इनिशिएटिव टू इनहांस ऑयल सीड प्रोडक्शन। ओके, याद रखना है, द येलो रिवोल्यूशन फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑयल सीड प्रोडक्शन। की ऑयल सीड्स इंक्लूडेड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सिसमे, और फिर हमारे पास सोयाफ्लावर, सोयाबीन, सनफ्लावर, लिनसीड, निगर एंड कैस्टोर, ये हमारे पास क्या है, इसके अंडर आते हैं। ओके, और फिर हमारे पास इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन 1986 एंड कंटिन्यूड अंटिल 1987। और सैम जो हमारे पास पित्रोदा हैं, सैम पित्रोदा जो हैं, ये हमारे पास रिकॉग्नाइज किए जाते हैं फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM लॉन्च्ड। कि हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2006, अक्टूबर 2007, अक्टूबर 2008, अक्टूबर 2009। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है ये 2007 में हमारे पास यहाँ पे लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इंप्रूव करना प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और इन्हांस करना प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, राइस एंड पल्सेस ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। इंक्रीज करना फार्मर इनकम को। ओके, रेज करना फार्मर्स इनकम थ्रू द अडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूव्ड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, और इंश्योर करना फूड सिक्योरिटी को, सिक्योर फूड अवेलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट डज MSP स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। आपसे पूछा गया है MSP क्या है? स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केट सेलिंग प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मार्केट स्टेबिलिटी प्राइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिमम स्पॉट प्राइस। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। MSP स्टैंड्स फॉर मिनिमम स्पॉट प्राइस। ओके, इट इज़ द मिनिमम रेट एट विच फार्मर्स, ये क्या होता है, एक मिनिमम रेट होता है जिसपे फार्मर्स जो होते हैं सेल कर सकते हैं देयर क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट। ओके, और MSP हेल्प्स करती है प्रिवेंट करने में मार्केट फ्लक्चुएशंस को। ठीक है, और इट ऑफर स्टेबिलिटी एंड इनकम सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स। MSP के बारे में याद रख लेना, मिनिमम स्पॉट प्राइस इसका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। तो ये पॉइंट्स भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 85, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन ग्रीन स्कीम अंडर द PM किसान संपादा योजना। देखिए, आपको ना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन सिंपल ही है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ, स्कोप क्या है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का अंडर PM किसान संपादा योजना। ऑप्शन ए, द स्कीम फोकसेस solely on tomato, onion and potato
TOP, या फिर द स्कीम हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 22 पेरिशेबल क्रॉप्स इंक्लूडिंग मैंगो, बनाना, एप्पल एंड अदर्स, और ऑप्शन सी है द स्कीम ओनली कवर्स द प्रोसेसिंग ऑफ मैंगो एंड बनाना, ऑप्शन डी है द स्कीम इज लिमिटेड टू एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फॉर टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है आपने। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन ग्रीन स्कीम अंडर द PM किसान संपादा योजना? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास द स्कीम हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 22 पेरिशेबल क्रॉप्स इंक्लूडिंग मैंगो, बनाना, एप्पल एंड अदर्स, और इसमें ये वाले भी आ जाते हैं, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो भी आ जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबोव होता तो ये स्टेटमेंट सारी भी ठीक हो सकती थी। ठीक है, लेकिन इसमें 22 पेरिशेबल क्रॉप्स आती हैं, और आप ना नोट कर लेना ये सर्च करके कि वो 22 कौन सी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, आप कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 85 है, और यहाँ पे आपको ये याद रखने के जो ऑपरेशन ग्रीन था ना, यहाँ पे ये जो स्कीम थी अंडर प्रधानमंत्री किसान संपादा योजना के अंडर थी। इसका एम क्या था? इसका एम ये था टू बूस्ट करना वैल्यू एडिशन को इन पेरिशेबल क्रॉप्स में। ठीक है, और स्कोप जो है इस स्कीम का वो हमारे पास एक्सपेंडेड फ्रॉम द ओरिजिनल 3 क्रॉप्स ऑफ, जो हमारे पास ओरिजिनल 3 क्रॉप्स थी ना, टोमेटो, ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनियन एंड हमारे पास पोटैटो, ठीक है, TOP टॉप, और इसमें ना अब क्या किया गया, हमारे पास अब कर दिया गया है 22 पेरिशेबल क्रॉप्स भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। 22 इसमें पेरिशेबल क्रॉप भी जो हैं इंक्लूड कर दी गई हैं, और वो कौन कौन सी हैं? उसमें लगभग मैंगो भी आता है, ठीक है, बनाना आता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्पल, ओके, ऑरेंज आते हैं, पोमीग्रेनेट आते हैं, लीची आता है, गोवा आता है, ऑरेंज आता है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और ये स्कीम जो है वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करती है इसी में, जैसे कि हमारे पास पीज़ को, ठीक है, उसके बाद कैरेट को, और हमारे पास कॉलीफ्लावर, बीन्स। अब आपको ना कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास ऑल ऑफ दी अबोव होता तो वो भी आंसर ठीक होना था। अब यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से दिए गए थे, लेकिन ये ऑप्शन याद रखना कि इसमें जो हमारे पास क्या है, ऑपरेशन ग्रीन के अंदर हमारे पास 3 जो है ओरिजिनल 3 क्रॉप्स थी, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, और जिसे आप TOP टॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, और टोमेटो, ठीक है, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, और उसमें फिर 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को भी ऐड कर दिया गया। इतना आप याद रख लेना और सर्च करके लिख लेना कौन कौन सी हैं वो 22, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप, मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दिया इस क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कौन से साल प्लानिंग कमीशन इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1955? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 15 मार्च 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 15 मार्च 1950 में हुआ था, और ये फार्मूलेटेड क्या करता है, 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। ठीक है, और ऑन 17 अगस्त 2014 की अगर बात करें, इट वाज डिसॉल्व्ड एंड रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ये पॉइंट आप याद रख लेना कि 17 अगस्त 2014 में ये डिसॉल्व हुआ था, और इसको रिप्लेस कर दिया गया था किसके थ्रू? नीति आयोग के थ्रू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? पहला चेयरमैन नीति आयोग का कौन था? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है नरेंद्र मोदी जो है ये फर्स्ट चेयरमैन थे नीति आयोग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 क्वेश्चन, इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय? इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स को इंडिया में? ऑप्शन है विलियम जोन्स, जेम्स विल्सन, ऑप्शन सी है निकोलस कल्डोर, और ऑप्शन डी है महावीर त्यागी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जेम्स विल्सन ने हमारे पास इनकम टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। गिल्ट एज मार्केट मींस, ये जो हमारे पास गिल्ट एज मार्केट होती है इनका मतलब क्या होता है? बुलियन मार्केट होता है, या फिर हमारे पास मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, मार्केट ऑफ गन्स होती है, या मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। व्हाट इज ए बुलियन मार्केट? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये क्या होती है? बुलियन मार्केट क्या है? ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, या ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, या फिर ए मार्केट वेयर ट्रेडर्स एक्सचेंज प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए मार्केट वेयर ट्रेडर्स एक्सचेंज प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ऐसी मार्केट को हम बुलियन मार्केट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए मार्केट वेयर ट्रेडर एक्सचेंज
एक्सचेंज करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं प्रीशियस मेटल्स को, गोल्ड और सिल्वर को, ठीक है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम, इनमें से कौन सा मेथड है जो मेजर करता है नेशनल इनकम को, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, याद रखना। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट हमें कहते हैं कि आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे एमसीक्यूज़ के, या फिर जितने भी लेक्चर हमने लाए, जम्मू एंड कश्मीर जीके कंप्लीट किया है, साइंस की बात करें, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जीके की, इंडियन जीके की, इंग्लिश की, तो आपको ये नोट्स हमारे मिल जाएंगे 499 में, रिवीजन सीरीज में आपको काम करेंगे। या फिर अगर आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है डेली लेक्चर्स की PDF के लिए और आने वाले लेक्चर्स के लिए, तो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप की जो फ़ी है वो 500 है। कोई भी एस्पिरेंट होगा तो वो हमें मैसेज कर देगा 8492886188 पर, ठीक है, ये वाला नंबर है, इस पर मैसेज करना, आप ऐड हो जाएंगे। आने वाले सभी लेक्चर्स की PDF आपको मिलती रहेंगी, जैसे आज ये हमारे पास लेक्चर है तो इसकी PDF भी हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं। और अगर आपको ओनली PDF चाहिए तो उसकी फ़ी 499 है, आप ले सकते हैं, मैसेज कर देना। JKP कंस्टेबल के लिए आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और भी जो एग्ज़ाम होंगे कम्पिटिटिव उनमें भी ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और आप JKP कंस्टेबल के ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, पेड ग्रुप में, जिसमें जैसे ही आपका सिलेबस आएगा हम दोबारा से 0 लेवल से भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये PDF मिल जाएंगी, आपने अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, हु मेजर द फर्स्ट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। चलिए बताएं किसने मेजर किया था फर्स्ट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया को, दादा भाई नेहरू जी, या फिर हमारे पास विलियम डिकबॉय, VK RV राव, या फिर प्रोफेसर PC महलनोबिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हु मेजर द फर्स्ट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। ओके, दादा भाई नेहरू जी इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने फर्स्ट नेशनल इनकम ऑफ जो इंडिया थी उसको मेजर किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी, कि सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जो फेस करती है सोसाइटी, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, स्कैरसिटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कैरसिटी। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, व्हाट डज द ब्लू इकोनॉमी प्राइमरी रेफर्स टू, ये ब्लू इकोनॉमी क्या है, द यूज़ ऑफ टेरिस्ट्रियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर सस्टेनेबल यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ ओशन एंड मैरीन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज विदाउट इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, या फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सस्टेनेबल यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ ओशन एंड मैरीन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो ये हमारे पास ब्लू इकोनॉमी प्राइमरली रेफर करती है सस्टेनेबल यूज़ को एंड कंजर्वेशन किसकी, ओशन की एंड मैरीन रिसोर्सेज की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, विच मिनिस्ट्री रिलीज द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 2024, के जो हमारे पास ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है 2024 में, ये किस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 2024। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, व्हाट डज द गिनी कोफिशिएंट मेजर्स, ये किसको मेजर करता है, गिनी कोफिशिएंट किसको मेजर करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, एवरेज इनकम पर पर्सन, नंबर ऑफ इनकम ब्रैकेट्स। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। ओके, याद रख लेना, हमारे पास गिनी कोफिशिएंट मेजर करता है किसको, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट डज द लोरेंस कर्व रिप्रेजेंट इन एन इकोनॉमी। आपको पूछा गया है ये लोरेंस कर्व किसको रिप्रेजेंट करती है इकोनॉमी में। ऑप्शन ए है टोटल वेल्थ ऑफ इकोनॉमी, ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोरेंस कर्व की बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एक इकोनॉमी के अंदर। देखिए हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आ जाए, अगर इकोनॉमी पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड। और बाकी आपने कल पेपर अच्छे से देना है, नेगेटिव से बचना है, नेगेटिव से जितना हो सके बचना है, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग ही बाहर कर देती है एग्जाम से। आपने पढ़ा बहुत अच्छे से होता है, लेकिन आपको वहाँ पे पता ही नहीं चलता, आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और साथ में जो आपने ठीक किए होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट डज
फिलिप्स कर्व इलस्ट्रेट, ये किसको इलस्ट्रेट करता है? एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज बिहेवियर, द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ऑप्शन डी है द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो हमारे पास फिलिप्स कर्व है ना, ये किसको इलस्ट्रेट करती है? एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज बिहेवियर के बीच में। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज नाउन एज। ऑप्शन है आपके सामने रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज नाउन एज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये किस नाम से जानी जाती है? पर कैपिटा इनकम के नाम से जानी जाती है। और इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ये कैलकुलेट किस तरह से होती है? जब आप डिवाइड करते हैं टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री को उसकी पॉपुलेशन के साथ। और पर कैपिटा इनकम इज यूज टू मेजर ए कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वेल्थ ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। तो ये आप याद रख लेना इसके बारे में। और इट इज़ आल्सो यूज टू कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे हैंडल्ड, ड्यूरिंग विच ईयर वाज द रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंटेड, कि कौन से साल हमारे पास रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था? 1973 से 1978, 1978 से 1983, 1983 से 1988, 1988 से 1993। आपको इसका आंसर बताना है और इन डिटेल बताना है, ठीक है। फिर आपको ये याद भी रहेगा। आज की इस वीडियो में हमारे पास 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही हम आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। और आपका काम है मेहनत करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।